हेलो फ्रेंड्स, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन कोचिंग सेंटर में इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण एवं सतत विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बने यूपीपीएससी यूपी और यूपीआरओ जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपीपीएससी जितने भी करवाती है सभी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। पहला टॉपिक वाइज ही करते हैं। पहला है पर्यावरण वाला टॉपिक है और पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई? हाँ, पूछा जा रहा है आपसे पर्यावरण से अभिप्राय क्या है, पर्यावरण से आपका अभिप्राय क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि भूमि, जल, वायु, पौधों एवं जंतुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी वाला कहता है सही है, ऊपर वाला उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है उसे कहते हैं। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद में आपका कहता है कि भौतिक एवं जैविकी सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो क्या करती है, हाँ, अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। ठीक है, तो यानी उपरोक्त सभी में सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। पर्यावरण के किसी जीव के चारों ओर तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण किससे बनता है? तो जैविकी घटक भी होते हैं, अजैविक घटक भी होते हैं, भू आकृतिक घटकों से भी मिलकर बनता है। तो यानी उपरोक्त तो सभी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, सामान्यतः पर्यावरण को किस निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? इनमें से कौन सा वर्गीकरण का अंश नहीं है? परिचालन का अंश नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं। ऐसे नहीं, कल्चरल फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, ये सभी होते हैं। उसके बाद में मतलब फिजिकल वाले में क्या होता है? जैसे भू आकृतियाँ हैं, जलाशय है, जलवायु है, मृदा है, चट्टानें हैं, खनिज हैं आदि आते हैं। कल्चरल पर्यावरण में क्या होता है? इसके अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियाँ होती हैं, जैसे आर्थिक विकास है, सामाजिक है, राजनैतिक स्थितियाँ शामिल होती हैं। जबकि जैविकी पर्यावरण के अंतर्गत क्या होता है? जंतु एवं सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। उसके बाद में चलते हैं धारणीय विकास या सतत विकास वाले में। यहाँ से क्या क्वेश्चन बने? पहला क्वेश्चन कहता है कि सतत विकास यानी कथन है, निष्कर्ष, कथन है फिर कारण है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण कहता है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर कथन ए की व्याख्या भी करता है। चलिए, सही है भाई। उसके बाद में क्या है? वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर इसका नाम था। फिर क्या पूछा? देखो, ये हैं जो भी हैं, ये इनके अगर सन आपको याद है तभी आप सीरियल से लगा सकते हो। जैसे रियो पृथ्वी सम्मेलन, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। तो इनके सन देखते हैं भाई। लिखा है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1989 में। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे क्वेश्चन पूछा गया धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग
संरक्षण करना और उचित प्रबंधन करना। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता का संरक्षण करना, सही बात है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करना, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी हैं। ठीक है भाई। उसके बाद में प्रकृति में कार्बन चक्र एवं जल चक्र, यहाँ से देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या बने हैं। कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा, फिलहाल यही पढ़ना चाहो पढ़ लो। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन तथा इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें दिया गया है। फिलहाल प्रकृति में कार्बन चक्र का दिखाया गया है, इसमें फिगर दिखाया गया। तो सीधे हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से विचार कीजिए, और कहता है विचार कीजिए। कहता है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन है, जैव पदार्थों का अपक्षय है, ज्वालामुखी क्रिया। कहता है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो श्वसन में, और जैव पदार्थों का अपक्षय उसमें भी, और ज्वालामुखी क्रियाएं इसमें भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अगला क्या है भाई क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में प्लांट्स जो होते हैं CO2 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। जैविक पदार्थों का जब क्षय होता है तब भी कार्बन निकलता है। ज्वालामुखी क्रिया होती है उसमें भी, श्वसन में भी कार्बन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो जल चक्र में होती है। किस में होती है? जल चक्र में होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है, और विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल में नमी पर आधारित होती है। एक मिनट भैया, नेट बंद कर दें, कहाँ चला गया? ठीक है, बंद हो जा भाई। ठीक, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? तो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी आदि इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि क्या हो जाता है भाई? प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरूप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब एक जगह से जब कोई पौधा उखाड़ के दूसरी जगह जब लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है? मूलरूप नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से कई पौधे नहीं चल पाते हैं। ठीक है भाई, अगला क्या है? ये लिखा है इसमें सब कुछ। अगला वायुमंडल से। वायुमंडल क्या है इसमें भाई? रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकरण किया गया है, सब कुछ लिखा है। यहाँ पे देखने वाली बात है, कभी कभी पूछ लेता है नाइट्रोजन कितना %? 78%। ऑक्सीजन लिखा है 21%, लेकिन यहाँ पर यानी एक्चुअल बिल्कुल फिक्स डाटा लिखा है 20.95%। ऑर्गन कितना? 0.93%। CO2 कितना? 0.03%। नियान कितना? 0.002%। हेलियम कितना? 0.005%। क्रिप्टॉन 0.001%। जीनॉन कितना? 0.0009%। हाइड्रोजन कितना? ये 4 टाइम्स 0 फिर 5%। ठीक है, और चलते सीधे क्वेश्चन पे। देखिए भाई, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के परितः
विद्यमान गैसों के समूह में सभी गैसें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 है। अन्य गैसें, वायु क्या है? एक वायु एक मिश्रण है इसमें, क्योंकि इसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। ठीक है, गैसों का एक मिश्रण वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन गैस होती है, वो नहीं पाई जाती है। रेडियो एक्टिव नोबल गैस होती है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशतता कौन है? नाइट्रोजन का 78.08%। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है कौन सी? हाइड्रोजन है। ठीक है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाती हैं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। किसकी अधिकता हो जाएगी? CO2 की अधिकता हो जाएगी। चलिए आगे, कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? अच्छा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, सौर का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं, वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं भाई। तभी देखे ना कि सौर का अवशोषण कैसे करते हैं। ऐसे नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते, अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं। अब चलते हैं पर्यावरण सुरक्षा पे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बने हैं भाई? पहला देखते हैं भाई क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। उपरोक्त सभी। प्राकृतिक आवास का विनाश, ये वाला डी वाला सही है। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लिखा है प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है किससे? अपक्षय क्या होता है? एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त कर देती है। चट्टान बहुत बड़ी है, छोटे छोटे कणों में तोड़ देती है, उसे कहते हैं अपक्षय। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन हो जाता है, वियोजन, और ढीली पड़कर विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। चलिए, फिर पूछा गया किस एक का सब पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास है भाई, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं। वातानुकूलन सही है। कागज़ के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। गरीबी कम करना, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित। चलिए आगे क्या है भाई? हाँ, धारणीय विकास में देखिए क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो 20 में सम्मेलन में शामिल किया गया था। अच्छा, तो फिर उसके बाद में और क्या लिखा है? ये कितने 17 रखे गए हैं। 17 SDG रखे गए। पहला कौन सा है? गरीबी की समाप्ति। दूसरा भुखमरी से मुक्ति। तीसरा लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता। चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लैंगिक समानता 5वां है। छठा है जल एवं स्वच्छता।
7वां है किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। 8वां है उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास। 9वां है उद्योग नवाचार। ना से नवाचार, ऐसे याद कर लो। नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास। 10 में असमानता में कमी। 11वां में संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास। 12वीं जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। 13वीं में जलवायु कार्यवाही। 14वां जो है जलीय पौधों की सुरक्षा। 15 है स्थलीय जीवों की सुरक्षा। 16 शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17 है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ठीक है, उल्लेखनीय है 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। 30 तक हम 2030 तक कंप्लीट करना इनका टारगेट है। चलिए भाई, अगर 2021 का देखा जाता है सतत विकास सूचकांक लक्ष्य में जो पहले स्थान पर फिनलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है और डेनमार्क है। ये तीसरे पे है। 120वें पे है भारत, 21 वाले डाटा के अनुसार। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, इतना सब कुछ दिया है लेकिन यहाँ पे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। ये रहा आपका क्वेश्चन पहला। कहता है धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने क्लब ऑफ रोम कहा जाता था प्रस्तावित किया था। नहीं भाई, ऐसा नहीं, 2012 में शामिल किए गए हैं। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने, तो दूसरा वाला सही, केवल 2। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 17 वाले में। तो इसका भाई छोड़िए, क्योंकि 17 का करंट अफेयर के हिसाब से इसमें क्या है, इसको भी हटाइए। अगला एक इसमें कौन सा है? इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो केरला है। अगला क्या है भाई? अगला पूछा रहा है धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? तो इसमें हो जाएगा भूमि का इस प्रकार उपयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अच्छा, गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रही है, इसका मेन टारगेट है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट, यहाँ से पढ़ लेते हैं अब इसके बारे में। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हुआ भैया, हाँ, इसमें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी। इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया। अच्छा, 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, चलो ठीक है, ये भाई समझ गए सब। अब चलिए क्वेश्चन पे सीधे चलिए। अब ये कहता क्या है? रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। पहला वाला ऑप्शन सही है, 1992 में हुआ था। ठीक है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यही वाला ऑप्शन सही है, पहला ही वाला। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है भाई? ये अच्छा 1992 का जो रियो डी जेनेरियो का ब्राज़ील में हुआ था पर्यावरण विकास सम्मेलन,
इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोल्म सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था, जो एजेंडा 21 के नाम से जाना गया है। स्टॉकहोल्म सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसकी जब 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का समझौता हुआ, उसे एजेंडा 21 के नाम से जाना गया। प्रति समीक्षा 5 वर्ष पर होती है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ने 1997 में हुआ। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, कहता है समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। सही है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई नहीं, 1992 में हुई। ये लिखा भी पढ़ा था कहाँ पे, 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें हुई थी। ठीक है, तो पहले वाला केवल कथन सही है, बस एक ही सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में 1992 में किया गया था। रियो +20 सम्मेलन क्या है, इसमें क्या है, अभी जस्ट ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 97 के मध्य हुआ। ठीक है, आप चलिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, आमतौर पर खबरों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है, तो यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यही इसका आंसर है, पहला ही वाला। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजन हुआ था 1997 में हुआ था, पीछे पड़ा गया था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, तो ये था द फ्यूचर वी वांट, यानी हम कहा चाहते हैं, द फ्यूचर वी वांट, ये इसका शीर्षक था। चलिए आगे चलते हैं। अगला पूछा गया, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण से सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक क्रियाविधि है। तो इसमें आंसर है रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। अच्छा, अब चलते हैं विभिन्न संगठन एवं संस्थान पे। चलिए, नीरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। अच्छा, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, और क्या है, क्वेश्चन पे ही चलते सीधे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये है नागपुर में। अच्छा, क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है, नागपुर में, जिसे नीरी कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित हुआ, 1958 नागपुर में हुआ। अच्छा, चलिए अगला, NEA से क्या सही है, नेशनल एनवायरनमेंट और अथॉरिटी, कौन सा सही है, बी वाला सही है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है नैरोबी, केन्या में, 1972 में स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी, केन्या। EPA का फुल फॉर्म क्या है, तो EPA का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड में। फिर क्या लिखा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नैरोबी, केन्या में। ठीक है, यहाँ से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।